के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी 20 साल से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास गद्दी बचाने की चुनौती है। दिल्ली चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिल्ली फतेह का क्या है उनका प्लान, सुनिए उन्हीं की जबानी। दिल्ली की पॉलिटिक्स में 2020 का मैच हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं पिछले 5 साल के कामों का। आज मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। लेकिन आपको आज अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे वादे थे जो आपने 5 साल पहले किए थे। मेरा रिपोर्ट कार्ड ये स्कूल है, ये पेरेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये बच्चे हैं। मुझे हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम कोई जुमले नहीं फेंक रहे। हम कह रहे हैं आके स्कूल देखिए और बताइए बाकी राज्यों में कहीं किसी पार्टी ने ऐसे स्कूल बनाए हो। अच्छा, पहले आप एक स्कूल की तस्वीर देख लीजिए। ये स्कूल की बिल्डिंग, और ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल की नहीं लगेगी। जब आम लोग आते हैं, मुझे जैसे पत्रकार भी आते हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि वो सरकारी स्कूल के सामने खड़े हैं। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर वो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे तो उन्हें भी नहीं लगेगा कि इस तरीके की सरकारी बिल्डिंग में उनके बच्चे पढ़ सकते हैं दिल्ली के अंदर। और आज दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से तो सिर्फ 6 स्कूल हैं, क्योंकि ये नए बना के नए तरीके शुरू किए थे और ऐसे और बनाए हैं। लेकिन सैकड़ों स्कूल इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसी तरह की क्वालिटी पे खड़े हैं, सैकड़ों स्कूल। लेकिन जब आपने चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो आपने बहुत सारे स्कूल का वादा किया था, बहुत सारे कॉलेज का वादा किया था। कितना बड़ा वादा था? बड़ा वादा था, और मुझे खुशी है कि उसमें से लगभग सब वादे आज पूरे हो गए हैं, जितने भी वादे किए थे। हमने कहा था हम स्कूल बनाएंगे, हमने आज 20,000 कमरे नए बना दिए हैं। वो 500 स्कूल से तो कहीं ज्यादा की कैपेसिटी हो चुकी है आज। हमने कॉलेज बोले थे 20, 17 नए कॉलेज बन चुके हैं। 2 नई यूनिवर्सिटी और हो गई है, मैं उसमें उनको नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो अभी शुरू नहीं हुई है, बिल पास हो गया उनका। तो इस तरह देखें तो 19 कॉलेज और यूनिवर्सिटी नए खुल गए हैं। बहुत सारे ITI और स्किल सेंटर बहुत खुले हैं। मनीष जी, आपने 500 स्कूल का वादा किया था, लेकिन जितने कमरे बने वो 20,000 के हैं। जो स्कूल आपने बनाए उनमें करीब 150 कमरे आते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो करीब 75,000 40-50 कमरे आते हैं। आप इसी स्कूल में भी देख लीजिए, प्रिंसिपल मैम बता देंगे आपको, मुझे लगता है 50-60 कमरे का स्कूल होता है। तो इस तरह से अल्टीमेट तो यह है कि बच्चों को पढ़ने की जगह मिलनी चाहिए, और वो जगह आज हमने बढ़ाई है। पहले एक कमरे में 150 बच्चे बैठते थे, एनरोल्ड थे। आज कम से कम 50-60 बच्चों तक वो रेशो आ गया। अभी हमें और नीचे लेके आना है, उसको 40 तक लेके आना है, 35 तक लेके आना है। कि बच्चों को पढ़ने की जगह मिलनी चाहिए, और वो जगह आज हमने बढ़ाई है। पहले एक कमरे में 150 बच्चे बैठते थे, एनरोल्ड थे। आज कम से कम 50-60 बच्चों तक वो रेशो आ गया। अभी हमें और नीचे लेके आना है, उसको 40 तक लेके आना है, 35 तक लेके आना है। एक बार कैमरा घूमेगा, आपको चारों तरफ लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ अपने बच्चे की जानकारी लेने आए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के तहत। हालांकि इसे भी लेकर राजनीति हुई और उस पर भी जवाब ले लेते हैं मनीष से। सर, इसे लेकर आपने आरोप लगाया कि डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं चाहते कि मीटिंग हो। अब डॉक्टर हर्षवर्धन या बीजेपी नहीं चाहती मीटिंग हो, वो उनकी हेडेक है। मेरी हेडेक है कि मेरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच बातचीत हो जाए। तो मैं वो करवा रहा हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो कर रहे हैं उनको पीटीएम पे लगता है। उनके साथ कुछ टीचर एसोसिएशन के लोग आए जिन्होंने कहा कि अभी ठंड ज्यादा है, इसलिए तो थोड़ी लेट कर ली। डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक अनुभवी नेता है, उनका सम्मान है, उनको देखना चाहिए था ना। अब ये पेरेंट्स अगर अपने टीचर्स से नहीं मिलेंगे तो इनका नुकसान क्यों करवाना चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन? चलिए आपको स्कूल दिखा देते हैं, क्योंकि ये वो स्कूल है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सके दिल्ली सरकार। इसके तहत ये ऐसे 6 स्कूल अभी तक दिल्ली के अंदर बनाए जा चुके हैं। जब आप अंदर दाखिल होते हैं स्कूल के अंदर, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के किसी आप कैंपस में पहुंच गए। सर, मैं अभी डाटा ले रहा था यहाँ से बच्चों का। इसमें सरकारी स्कूल से पढ़कर जो बच्चे आए उनकी संख्या बहुत कम है, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे पढ़कर आए उनकी संख्या ज्यादा है। 80-20 का रेशो। सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के आज गवर्नमेंट स्कूल्स में ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आज दिल्ली के हजारों स्कूल्स में लगभग आपको हर स्कूल में ऐसा वातावरण मिलेगा जहां प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। मैं अभी उस बहस में जा ही नहीं रहा। मैं अभी नहीं चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट में डाल दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बाहर बोला, एक कमरे में 150 बच्चे तक एनरोल्ड थे। 174 बच्चे एक स्कूल में पर क्लास एनरोल्ड थे, वो एक्सट्रीम था।
मैं चाहता हूं पहले उन बच्चों को नए कमरे बना के, नए स्कूल बना के पहले उनको एडजस्ट कर दूं ठीक से, उसके बाद मैं कहूंगा कि अब और बना लिया हमने, अब नए उनको भी ला सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो भी आप ही के स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। सारे बच्चे हमारे ही हैं, दिल्ली के ही हैं। मैं एक समय पे चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स चाहें अपने बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में कर दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे तुलना बहुत ज्यादा नहीं है। हर स्कूल में आज प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को डाल रहे हैं। क्लास आप देख लीजिए एक बार, और शक्ल क्लासरूम की सरकारी वाली नहीं नजर आती है, जो कैमरा कैच भी कर रहा होगा। नहीं, अब सरकारी स्कूल की शक्ल भी ऐसी ही हो गई है। हाँ, ये सही शब्द है कि सरकारी नजर नहीं आती है, अब सरकारी स्कूल ऐसे ही हैं। एक बार कुछ और लोग हैं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? पहले ये पढ़ती है। yes. कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? अच्छा, टीचर आपको ध्यान रखते हैं आपका? अच्छा, आपको भी अपना बचपन याद आता है क्या इनके साथ? अरे आप सरकारी स्कूल में पढ़े कि प्राइवेट में बताइए? मेरे फादर सरकारी स्कूल में टीचर थे और मैं वहीं पे पढ़ा हूँ, और इसीलिए मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि सरकारी स्कूलों का जो वो गरिमा होती थी वो लौटनी चाहिए। देश भर में सारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है, और आज खुशी है कि दिल्ली एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ सरकारी स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप में से कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे पहले? ऑल ऑफ देम। अच्छा, आप सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? यस सर। अच्छा, कोई परिवर्तन नजर आता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिल्ली सरकार का, तो आप प्राइवेट में भी पढ़ी हैं और इसमें भी पढ़ रही हैं, क्या अंतर नजर आता है? सर ये ज्यादा अच्छा है प्राइवेट से सर, हर चीज में सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर टीचर्स, और सर स्टाफ बहुत अच्छा है सर। सब ब्रिलियंट टीचर्स सर, और सर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच सर जो बॉन्डिंग है सब वेरी एक्सलेंट सर, वेरी। सर सोशली एक बच्चे को कल्मिनेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सोशली बच्चे को मतलब कनेक्ट करना, उसकी बातें जानना इज अ वेरी नीटनेस बहुत है सर। वॉशरूम। फीस कितनी थी आपकी प्राइवेट स्कूल में? पेरेंट्स कभी बताते हुए फीस? 70,000 50,000 70,000 यस 70,000। यहाँ की फीस बताऊं, मात्र 20 रुपए पर मंथ, वो भी डेवलपमेंट चार्ज है, वैसे कुछ नहीं। यानी कि आप और मैं समोसा खाने निकलेंगे ना, वो भी उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, ये समोसे से भी सस्ती। आप कुछ लैब्स देख लेते हैं और ऊपर तक देखेंगे तो भीड़ है जो पेरेंट्स यहाँ मौजूद है। मनीष जी, अब आगे की क्या तैयारी है? मतलब आपकी क्या योजना है एजुकेशन को लेकर? क्योंकि इलेक्शन पास में है, आपने पिछले 5 साल का हिसाब दे दिया, अब आगे क्या वादा करने वाले? देखिए, मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मैं दिल्ली के स्कूल्स में बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। मैंने किया यह है कि बस उनको एक वातावरण दिया है, उनके साथ उनके सपनों को सच करने की मदद की है, और अब वो देखिए किस तरह का एक वो बना रखा है इन्होंने, वो अपने तरफ से बनाते हैं। मेरा मानना है कि ये सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स अगर सपने देखने लगे और उन सपनों को सच करने के लिए सरकार मदद करने लगे, उतने में काम हो जाएगा। तो अगले 5 साल भी यही करना है। कुछ अलग योजना एजुकेशन को लेकर, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंट आपने बनाया, 6 स्कूल यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, एक तो कि हर स्कूल का बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, बेयर मिनिमम क्वालिटी एक थ्रेशोल्ड पे तय हो जाए। आज मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ अच्छा बोर्ड नहीं होगा, जहाँ अच्छे वॉशरूम्स नहीं है, जहाँ अच्छे बैठने के लिए डेस्क नहीं है, पंखे नहीं है, सब चीजें हैं, लेकिन इतना बढ़िया मार्बल लगा के, इतना बढ़िया ग्रिल लगा के हर स्कूल में होगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन एक बेयर मिनिमम क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हर स्कूल में उपलब्ध है। मनीष जी, वो स्थिति कब आएगी जब आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के मंत्री या दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक मंत्री सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे? हमारे बहुत सारे विधायक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अभी नए एडमिशन कराए हैं उनमें से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम इस बहस में क्यों जाएं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको भी तो क्वालिटी एजुकेशन दें। हम इसी को बेंचमार्क क्यों बनाएं कि जब मंत्री का बेटा आएगा तो या उसका आएगा? मैं कहता हूं जब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना भी मेरा काम है। ये सारे बच्चे मेरे ही हैं। चलिए, आप देख लीजिए। मनीष जी, जब एजुकेशन मिनिस्टर आप बने थे तो आप कहते थे कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते। जब आप डेवलप कर रहे थे, आप स्कूल में बच्चों के पास जा रहे थे, देख के अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बच्चे उस एनवायरनमेंट को से वंचित रहें, इसलिए वो एनवायरनमेंट बनाया। आज ये एनवायरनमेंट जो आप देख रहे हैं, इफ नॉट दिस स्टैंडर्ड, लेकिन हर स्कूल में कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है। आप
एक्सलेंस में चले जाइए, आप प्रतिभा विद्यालय में चले जाइए, आप राजकीय कन्या बाल विद्यालय में चले जाइए, आपको वहाँ इसी तरह का वातावरण मिलेगा। ये क्योंकि बिल्डिंग नई है, इसमें आपको और अच्छी चीजें, इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन हर स्कूल का वातावरण इसी तरह का वातावरण बन चुका है आज, ये मेरा एश्योरेंस। अच्छा, एक आरोप बीजेपी बीच बीच में लगाती रहती है कि खाली बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, टीचर्स होने चाहिए, टीचर्स की बहुत कमी है दिल्ली के अंदर, ये आप मान रहे हैं? टीचर्स भी हैं और क्वालिटी टीचर्स हैं। मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि बिल्डिंग स्कूल नहीं होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग होती है। स्कूल को स्कूल बनाते हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल्स। आज आप देखिए, हमने इतनी ट्रेनिंग्स और इतनी अपॉर्चुनिटीज और इनको जो भी ये सोचते हैं, हर वो चीज जो मेरे टीचर सोचते हैं उसको कराना का कमिटमेंट सरकार की तरफ से हमारा होता है। तो इसी से स्कूल बनता है। ये कमी वाली इश्यू क्यों है कि 26,000 टीचर्स की कमी है दिल्ली के स्कूल में? टीचर्स रिटायर होते रहते हैं, बीच में बहुत कई 4-5 साल तक 2009 से लेकर 2014 तक बिल्कुल भर्तियां नहीं हुई थी। तो वो जो गैप आया, DSSP की अपनी स्पीड है, लोगों को हमें ऊपर जाना सर यही है, तो हमें टाइम लगा, पर अभी आज की तारीख में हमने अभी 8,000 टीचर्स तो नए लिए हैं, उनका इंडक्शन भी कराया, तो आ रहे हैं। पर क्योंकि सर्विसेज हमारे पास नहीं होने की वजह से थोड़ा ये प्रोसेस स्लो चलता है कई बार, बट हो जाएगा। टीचर्स की कमी नहीं है अभी स्कूल्स में। ये क्लास में है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है और एकदम अलग तरीके अरे मैम आप बैठिए ना। इतने सारे पेरेंट्स कैसे आ गए भाई? इतने सारे तो बहुत हाउसफुल हो गया। तो अच्छा, आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही है? क्योंकि आज ठंड का भी बड़ा इश्यू था। मुझे कहा गया कि पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल कर दो क्योंकि ठंड है। नहीं सर, बच्चों के लिए कैंसिल नहीं होनी चाहिए ना, बच्चों का फ्यूचर आगे तो माँ बाप को पता चलना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बच्चे। सही बात। अभी तो एग्जाम होने वाले हैं। खुश हैं सब लोग? पेरेंट्स खुश, बच्चे खुश, टीचर्स। मिनिस्टर में क्या चाहिए? चलिए एक चीज मैं पूछ लेता हूँ। नेशनल लेवल का चैंपियन है बच्चा। शी हैज गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन व्हाट 4x200 रिले रेस। गुड। क्या नाम है? रिया गहलोत। रिया, वेरी नाइस। दिव्या कहाँ पर? दिव्या नेशनल स्कूल गेम्स में ब्रॉन्ज जीत के लाई है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। एक तस्वीर देख लीजिए और पूछ भी लेते हैं। सर, मुझे लगता है इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आपके बारे में पूछ लिया जाए। क्या जो आपने सोचा स्कूल को लेकर या एजुकेशन को दिल्ली में लेकर, वो पूरा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए अगर सहमत है तो। आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है? प्राइवेट स्कूल से बेहतर है क्या ये? चलिए, यहाँ तो आपको ये पूछेंगे नहीं। अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड आपके पास में आए, 10 में से कितने नंबर दोगे? अच्छा, आप लोगों को जो स्कूल में फैसिलिटी मिल रही है स्पोर्ट्स को लेकर, उससे कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि पहले तो बहुत कम सरकारी स्कूल से। आप किस स्पोर्ट्स में हैं? एथलेटिक्स में हूँ मैं। हम जो स्पोर्ट्स 400 मीटर रनिंग करते हैं उसमें, स्प्रिंटिंग। तो हम यहाँ पे जैसा भी बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है, तो इसमें भी हम जैसे कोई स्प्रिंट ड्रिल्स वगैरह अदर एक्सरसाइजेस होती है तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट मिला है इस चीज के लिए। हम एक्स्ट्रा पहले आप कहाँ करते थे? क्योंकि स्कूल तो अभी आए। पहले हम पार्क में करते थे, इस पार्क भी है। पहले कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? CRPF स्कूल में। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज काफी हैं। हम बहुत पहले क्या था कि बड़े बड़े स्टेडियम्स बना के वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दी जा रही थी, और उसका एक नुकसान ये था कि रोहिणी, द्वारका या दूर गांव में रहने वाले बच्चे, ये लड़कियां, कहाँ रहती हो आप? द्वारका। अब द्वारका से ये बच्ची CP या सेंट्रल दिल्ली में बने किसी स्टेडियम में जाना इसके लिए बहुत मुश्किल होता था। सारी फैसिलिटीज बड़ी सेंट्रलाइज थी। हमने अब उनको डिसेंट्रलाइज काफी किया है। अलग से भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लोकल लेवल पे स्टेडियम्स, अच्छे टर्फ, अच्छे रेसिंग ट्रैक्स वगैरह बनाए गए। लेकिन स्कूल्स में भी काफी फैसिलिटीज हैं। जैसे आपके स्कूल्स में भी बास्केटबॉल है और लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, शॉट। अच्छा मनीष जी, मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल पहले इस चीज का बहुत फायदा उठाते थे कि उनके यहाँ फैसिलिटी है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी देखिए फैसिलिटीज तो अभी हम दे रहे हैं। अब ये है कि पूरे 1000 के 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स में सारी फैसिलिटीज एक साथ शायद नहीं आ पाए, पर जहां जो पॉसिबल है हम शेयरिंग भी कराते हैं। उसके बाद में हमने ये भी किया है कि शाम को जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, शाम को वो खाली पड़े रहते थे, तो वहां हमने लोकल टैलेंट्स को, जो लोकल कोचेज हैं, लोकल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको स्पेस दिया है कि आप शाम को आइए, बच्चों को ट्रेनिंग भी दीजिए और साथ साथ अपना कमर्शियल
कुछ बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं आफ्टर चार्जिंग फीस वो भी करिए। अच्छा, एक सरकारी सिस्टम में बड़ी चीज देखने को मिलती है कि मेंटेन नहीं हो पाती हैं चीजें। आप बना देते हैं लेकिन उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती है, उसमें वो धीरे धीरे चीजें खराब होती हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सरकारी स्कूल में और उसका एक सबसे बड़ी वजह थी कि जैसे आप हमारी प्रिंसिपल हैं, अब इनका काम है बच्चों के एकेडमिक्स पे, बच्चों के स्पोर्ट्स पे, उस पर ध्यान देना, टीचर्स के एकेडमिक्स वर्क्स पे ध्यान देना। अगर हम इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये दीवारें साफ करा दें, मकड़ी के जाले हटवा दें या ये टैप ठीक करा दें, फिर आई थिंक इट्स अनफेयर टू हर। इनको अगर 2-3 हजार बच्चे, 50-60 टीचर्स की टीम इतनी बड़ी बिल्डिंग पे काम करना, इट्स अनफेयर टू ए पर्सन लाइक प्रिंसिपल कि वो फिर सारे मेंटेनेंस भी ठीक करा लेंगे, वो ट्यूबलाइट भी ठीक करा देंगे। इसके लिए हमने हर स्कूल में फिर एस्टेट मैनेजर देना शुरू किया। इनके अंडर में एक एस्टेट मैनेजर काम करता है जिसका काम पढ़ाई देखना नहीं है, बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े लार्जली वो उनका काम नहीं है। उनका काम है कि बिल्डिंग का एक एक कोना ठीक होना चाहिए, बिल्डिंग का एक एक बल्ब, बिल्डिंग का एक एक टैप ठीक होना चाहिए। तो वो एक एक्सक्लूसिव ऑफिसर इसके लिए हमने हर स्कूल में लगाया है। उसकी वजह से आज स्कूल मेंटेन हो रहे हैं। मेंटेनेंस तो चाहिए और आज आप देखिए 3 साल हो गए ये बने हुए, 3 साल से मतलब इट्स वन ऑफ द काफी मेंटेन है, वेरी वेल मेंटेन। बेटा आपको मुश्किल आएगा, अभी बहुत प्रॉब्लम है बेटा, आई हैव टू लीव। नहीं, विधायक भी बहुत अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते रहे और विधायकों ने जमीन पे बहुत मेहनत करके केजरीवाल सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। जो ड्रीम्स थे केजरीवाल जी के, चाहे वो स्कूल के एजुकेशन हो, सीसीटीवी लगवाना हो, लाइट्स लगवाना हो, सड़कें बनवाना हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में डेवलपमेंट के काम कराना हो, ये सारे विधायकों के जरिए संभव हुए हैं। और उन्होंने बहुत शिद्दत किधर से, अच्छा हाँ, तो टिकट में बदलाव होगा क्या? जो पहले हालांकि बहुत सारे तो आपके विरोधी भी हो गए, वो पार्टी मिलकर तय करेगी। जब पार्टी में डिस्कशन होगा इस बात पे, जब पार्टी में डिस्कशन होगा उसमें तय होगा। अच्छा, अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर बहुत इशू उठ रहा है और आपने पहले कहा था कि भाई रजिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, तो कल भी रजिस्ट्री हो भी गई। नहीं, तो रजिस्ट्री तो बड़ी फ्रॉड है ना। आप लैंड यूज चेंज किए बिना कागजों में, सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ये जमीन खेती की है, सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ये जमीन सरकारी है, उस पर किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी की रजिस्ट्री का देने का नाटक आप कर रहे हो, तो वो तो कहीं रजिस्ट्री टिकेगी नहीं ना। कल वो कोर्ट में चला जाए उसके खिलाफ या कुछ हो तो वो नहीं। कल को कहीं एमसीडी कोई बुलडोजर लेके चल दे और आदमी कहे नहीं मेरे पास रजिस्ट्री है, तो एमसीडी के इंजीनियर कहेंगे आपके पास रजिस्ट्री रखो अपनी जगह, ये जमीन तो अभी खेती की जमीन पर आपने कॉलोनी बना रखी है। हम उनको यही तो कह रहे थे लैंड यूज चेंज करो, लैंड यूज चेंज नहीं किया उन्होंने, तो ऐसे तो कोई भी कागज दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है पीएम उदय योजना के तहत ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो केंद्र सरकार अनाउंस करे, फिर उनको ये कहने में क्या दिक्कत है कि हमने लैंड यूज चेंज कर दिया, खुल के बोले कि हमने लैंड यूज चेंज कर दिया है। कल को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी एनजीटी, ये तो केंद्र सरकार या ये सब तो पहले सीलिंग के लिए भी कहते थे, मार्केट में सीलिंग में दिक्कत नहीं आएगी, आज आई ना। आज से 15 साल बाद मकान नहीं गिराए जाएंगे, आज से 15 साल बाद मकानों को इस तरह से जैसे आज मार्केट की सीलिंग चल रही है वैसे सीलिंग नहीं होगी। इसकी केंद्र सरकार आज गारंटी दे, कागजों में लिखे, केंद्र सरकार के उसी रजिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है कि जो भी लॉ होगा उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिर इस कागज का क्या मतलब है? तो एक अलग सवाल है, आपने पोस्टर भी लगवाया जिस कागजों में लिखे, केंद्र सरकार के उसी रजिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है कि जो भी लॉ होगा उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिर इस कागज का क्या मतलब है? तो एक अलग सवाल है, आपने पोस्टर भी लगवाया जिसमें मुबारकबाद दी है 7 बीजेपी के चेहरों को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। आप अपने विधायक तो बताते नहीं है कि कौन किसे टिकट मिलेगा, कौन किसे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे इसकी चिंता आपको खूब है। नहीं, हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हमने पहले से घोषित कर रखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। डिसीजन लेंगे आपके पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं तो हम सबको बधाई दे देते हैं, क्या दिक्कत है? सारे संभावित उम्मीदवारों को बधाई दे देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? अभी बीजेपी बताया कि हमारा उम्मीदवार कौन है। मतलब आप चाहते हैं कि 2015 वाला मामला हो कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा हो ही हो। हम ये कहना चाहते हैं कि ना बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, ना नेता है और ना उनका कोई फ्यूचर है, ना चेहरा है, ये कहना चाहते बिल्कुल नहीं है, उनके पास कोई नेता ही नहीं। लेकिन ये तो दूसरी उनकी अपनी रणनीति है कि वो नहीं उतारना चाहते आपके सामने चेहरा। हाँ, पर वो कमजोरी है ना उनकी। हम यही लोगों को बता रहे हैं कि उनकी कमजोरी है, उनके पास में अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई लीडर ही नहीं है।